अस्सलाम वालेकुम। आगे कंटिन्यू करते हैं। अपने पास आ गया कि थोरैसिक वेगोटमी रिजल्ट्स। अच्छा, अब वेगोटमी क्या है? वेगोटमी ना हम लोग करते हैं, वेगस नर्व्स को काट देते हैं। और क्यों की जाती थी? पहले जब एसिड ये अल्सर्स हील नहीं होते थे ना, पेप्टिक अल्सर्स, तो उनके हल्के तौर पे एक सर्जिकल इंटरवेंशन थी कि वेगस ही काट देते थे। वो जाके फिर स्टिमुलेट नहीं करती थी और एसिड प्रोडक्शन कम हो जाती थी। लेकिन इसका नुकसान बहुत होता था, क्योंकि वेगस का सिर्फ अब ये एसिड रिलीज करवाना काम तो नहीं है ना, इसका गैस्ट्रिक मोटिलिटी का काम है। इसने इसने इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इफेक्ट करना है, गाल ब्लैडर के सिक्रीशन को और उसकी मोटिलिटी को इफेक्ट करना है। उसके अलावा जो ऊपर से वेगस आ रही है, उसने तो हमें देखा कि उसने लंग्स को सप्लाई करना है, उसने हार्ट को सप्लाई करना है। तो मतलब सिस्टेमिक इफेक्ट्स और भी आ जाते थे। तो अभी ट्रंकल वेगोटमी लिखी है और थोरैसिक वेगोटमी लिखी है। ट्रंकल वेगोटमी ये है कि आपने है ना जब बिल्कुल लोअर इसोफेगस पे जाके ना आपने डायफ्राम से पहले वहाँ काटा है ट्रंक्स को, वेगस की ट्रंक्स को वहाँ जाके काटा है। ठीक है, ये ज़्यादा की जाती थी। और एक थोरैसिक वेगोटमी है कि आपने थोरैक्स में ना ऊपर करके मिडल में जाके आपने काट दिया। अच्छा, जो थोरैसिक वेगोटमी है, इसमें उसने लिखा है कि थोरैसिक वेगोटमी ना में डिक्रीज होगी गैस्ट्रिन सिक्रीशन और ट्रंकल में होगी डिलेज गैस्ट्रिक एम्पटिंग। लेकिन ऐसा कोई बहुत मेजर ऐसा डिफरेंस नहीं है। दोनों की वजह से ना सेम इफेक्ट ही आएगा। ठीक है ना, कि मतलब दोनों में ही स्टिमुलेशन, उसकी सिक्रीशन भी कम होगी, दोनों में ही एम्पटिंग भी कम होगी। हाँ, अगर कोई फर्क आएगा तो ये आएगा कि जो ऊपर से आपने जब काटते हो, थोरैसिक वेगोटमी कर रहे हो, तो इसमें जो लंग्स की सप्लाई है, जो हार्ट के, वो भी इफेक्ट होगी, तो सिस्टेमिक इफेक्ट्स ज्यादा आएंगे। ये एक फ़र्क कह सकते हैं। लेकिन चलें, बुक की अभी तक याद करने के लिए हम कर लेते हैं कि थोरैसिक वेगोटमी में क्या होगा कि वो गैस्ट्रिन सिक्रीशंस को कम करेगा और ट्रंकल वेगोटमी में क्या है कि वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करेगा। सही है, तो ये रट्टा मारना पड़ेगा हमें। तो यूं याद कर लें कि वो जो नीचे है वो देर से आ रही है, ट्रंकल वेगोटमी नीचे करके है, वो मतलब वेगस देर से काट रहे हैं, तो देर से रिलीज होगा गैस्ट्रिक। इस तरह बस याद करने की हद तक कह रहा हूँ, वरना कोई मेजर डिफरेंस ऐसा नहीं है। थोरैसिक वेगोटमी जो है सिक्रीशन कम करेगा, वेगोटमी जो है सिक्रीशन कम करेगा, ट्रंकल जो है एम्पटिंग कम करेगा। वेगोटमी जनरल उसने लिख दिया कि सिक्रीशन कम करेगा। गैस्ट्रिक म्यूकोजा रीजनरेशन वेगोटमी, इसमें यह है कि रीजनरेशन मतलब इफेक्ट होगी गैस्ट्रिक म्यूकोजा, जो वेगस आके कंटिन्यूसली अपना स्टिमुलेट करती है ना म्यूकोजा को, जिसकी वजह से म्यूकोजा ठीक रहती है। अब जब आपने वो काट दिया, सप्लाई कम होगी, तो म्यूकोजा डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी, तो रीजनरेशन उसकी इफेक्ट होगी। रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक इज एबोलिश्ड बाय वेगोटमी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्रेविटी की वजह से वो खुल जाता है, एक पूरा नेटवर्क होता है। माइंटेरिक प्लेक्सिस आता है, ऊपर से वेगस आती है, मिल मिला के जैसे ही फोod इंटर होती है, स्टमक में पहुंचने से पहले ही रिसेप्टिव रिलैक्सेशन हो जाती है। ये न्यूरोनल पाथवेज की वजह से होता है। आपने वेगस काट दी तो बस फिर। ट्रंकल वेगोटमी पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए करते थे ताकि एसिड प्रोडक्शन कम हो। गैस, अच्छा, एक कौन सा जीआईटी एक्सक्रीशन है जो आइसोटोनिक भी हो, बाइकार्ब हाई हो, पैनक्रियाटिक है? ये आपको मैं बता चुका हूँ कि पैनक्रियाटिक सोमैटोस्टेटिन कौन से वाला होता है, जो पैनक्रियाज में होता है, आइलेट्स के अंदर वो जो सेल्स होते हैं उनमें होता है, और गट का क्या होता है, ये इनको इनहिबिट करता है। ये आपको बात बता चुका हूँ। अब अपने पास आ गया कि गट का सोमैटोस्टेटिन जो है वो सीसीके को इनहिबिट करेगा, गैस्ट्रिन को इनहिबिट करेगा। जो सोमैटोस्टेटिन है वो पैनक्रियाटिक फिस्टूला में हम देते हैं। हम लोग के पास पेशेंट्स आते हैं, सर्जरी के रोटेशन में हमने देखा भी है कि पैनक्रियाटाइटिस के साथ पेशेंट आए होते हैं, उनमें फिस्टूला बन जाए या बचाने के लिए उनमें हम लोग ना ये सोमैटोस्टेटिन देते हैं। सही है, और उसका वजह ये होती है, अगर फिस्टूला बन गया तो जो सिक्रीशंस होंगी सारी पैनक्रियाज की, फिस्टूला से निकल के आती जाएगी, तो आप सोमैटोस्टेटिन देख के पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस को कम करवाते हो ताकि वो पेरिटोनियम में ना जाए। Most potent inhibitor of insulin is somatostatin, पैनक्रियाटिक somatostatin मुराद है यहाँ। अच्छा, और somatostatin और वो अब जो डेल्टा सेल्स हैं और जो बीटा सेल्स हैं वो साथ साथ पड़े हैं ना, तो वो पैराक्राइन एक्शन है कि मतलब लोकली अपने हार्मोन्स रिलीज करके साथ वाले सेल्स को एक्ट पे इफेक्ट करना, इसे पैराक्राइन एक्शन कहते हैं। तो somatostatin इंसुलिन पर इसी तरह एक्ट कर रहा है। लेप्टिन लोअर्स एपिटाइट। अच्छा, अब इसमें ये बात आपको शायद पता ही हो कि हमारे पास है ना नॉर्मली ना एक जिस तरह टेम्परेचर का होता है सेट पॉइंट हो जाता है, तो कुछ एक खास मोटापा जब आ जाए ना, तो कुछ अरसे में उसका ना वो सेट पॉइंट बन जाता है हाइपोथैलेमस में कि इसका ना इतना ही रखना है बॉडी वेट।
तो उसमें ये होगा कि जो एडिपोसाइट्स होंगे वो लेप्टिन रिलीज करते रहते हैं और वो भी बताता रहता है हाइपोथैलेमस को कि स्टोर्स अच्छे हैं और अब भूख ना लगवाए। ठीक है, अगर कोई बंदा डाइटिंग शुरू कर लेता है और डाइटिंग का सिर्फ मतलब खाने पीने से वेट कम करता है डाइटिंग करके ना, तो उससे ये मसला होगा कि वो लेप्टिन एडिपोज टिश्यू कम हो जाएगा उसका और लेप्टिन प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अब वो लेप्टिन जाके फिर जब कम हो जाएगा तो फिर हाइपोथैलेमस भूख ज़्यादा लगवाएगा और इसी वजह से 90% लोग जो सिर्फ डाइटिंग की वजह से पतले होते हैं ना, वो कुछ अरसे में दोबारा मोटे हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए एक्सरसाइज भी साथ में ऐड करनी चाहिए आपको, अगर आपने वेट लॉस करना है। ये ग्रेलिन एक हार्मोन है, ये एपेटाइट बढ़ाता है, हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है। अच्छा, लेप्टिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एंजाइम लिंक्ड है। ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ये आपने डिस्कस कर लेनी है। अच्छा, जो चीज़ें आपको लगे कि मैं गलत बता रहा हूँ वो आपने कमेंट्स में मुझे सही करवा देनी है। ठीक है, अब ये है कि एंजाइम मोस्ट ये दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक होते हैं एंजाइम लिंक्ड, एक होते हैं एंजाइम एसोसिएटेड। एंजाइम लिंक्ड वो होता है जो खुद एंजाइम के तौर पे एक्ट कर सकता हो, वो हार्मोन। एक होता है एंजाइम लिंक्ड कि वो जाकर किसी एंजाइम को स्टिमुलेट कर रहा हो, सॉरी एंजाइम एसोसिएटेड होता है वो। अब लेप्टिन जो है ना, ये जाता है, ये खुद ऐसे एंजाइम नहीं है, ये जाकर अपने जो हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है, वहाँ जैक 2 एक एंजाइम है उसको रिलीज कराता है, जो ट्रिप्सोकाइनेज वगैरह जो होते हैं ना, उसको रिलीज करवाता है। तो ये एंजाइम एसोसिएटेड है, लेकिन मे भी ऑप्शन में ना होगा तो एंजाइम लिंक्ड लिखा हुआ है। अच्छा, अब एंटासिड्स आपको पता है उसमें ना जो एल्युमिनियम कंटेनिंग होते हैं वो कंस्टिपेशन करवाते हैं, और जो मैग्नीशियम कंटेनिंग होते हैं जिस तरह के मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एम से मैग्नीशियम, एम से मोटिलिटी, वो मोटिलिटी को बढ़ाते हैं, वो डायरिया काज करवा सकते हैं। और ये लोग किसी भी एंजाइम या किसी भी रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करते, ये बस इस तरह है कि मैदे में तेजाब ज्यादा था, आपने बेस पी ली और वो फिर न्यूट्रलाइज हो गया, सिर्फ ये एक्शन है, कोई भी सेल के साथ इंटरेक्शन नहीं है। हम यहाँ से शुरू करेंगे। पेप्टिक गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर। अच्छा, अब देखें जो एच पाइलोरी है सबसे मोस्ट कॉमन काज है पेप्टिक अल्सर का, हमें पता है। गैस्ट्रिक अल्सर सबसे कॉमन कहाँ बनेंगे? लेसर कर्वेचर पे, स्टमक के लेसर कर्वेचर पे। क्या वजह? हम कुछ भी खाते पीते हैं, कुछ भी चाय को कुछ भी, तो वो जाते हुए क्या करती है, वो लेसर कर्वेचर से ही जाते हुए गुजर जाती है, वो कभी जाती नहीं ग्रेटर कर्वेचर पे। ठीक है, ठीक है, तो अब इसकी वजह से ये मतलब रूगी वगैरह होते हैं जिनकी वजह से ना उसका पाथ ऐसा बनता है कि वो लेसर कर्वेचर को ही टच करते हुए निकल जाती है। तो मोस्टली एक्सपोजर किसके साथ हो रहा है? लेसर कर्वेचर के साथ हो रहा है, वहीं ज्यादा वेयर एंड टियर है, वहीं सबसे ज्यादा अल्सर बनेंगे। अच्छा, उसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ बनेंगे? जो एंट्रोम वाला हिस्सा है ना, उसके लेसर कर्वेचर पे सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक अल्सर्स बनेंगे। ड्यूडेनल अल्सर्स सबसे ज्यादा कहाँ बनेंगे? वो उसके बल्ब पे बनेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को कहते हैं ड्यूडेनल बल्ब। तो जैसे ही वो एसिड जाते हैं सबसे पहले वहां जाते इफेक्ट करता है, तो वेयर एंड टियर वहां ज्यादा होगा, अल्सर वहां बनेंगे। लेसर कर्वेचर गैस्ट्रिक एसिड पेप्सिन, ट्रंगल वैगोटमी। अच्छा, नोजिया वोमिटिंग हिमेटमेसिस हुई है और एंडोस्कोपी की 1.5 सेंटीमीटर का गैस्ट्रिक एंट्रम पे एक एपिथेलियल लॉस ऑफ एपिथेलियल सरफेस था, मतलब अल्सर था, सीधी सी बात है। पेशेंट को ना गैस्ट्रिक अल्सर है, ओपीडी में आया, आप जोड़ों का दर्द भी है, क्या दोगे आप? एनसेड्स नहीं दोगे। कौन से नहीं दोगे? आप नॉन सिलेक्टिव एनसेड्स नहीं दोगे, सिलेक्टिव दे सकते हो। जो कॉक्स 2 इनहिबिटर्स है ना, वो दे सकते हो, वो म्यूकोजा पे एक्ट नहीं करते गट की। तो उनमें कौन कौन से हैं? सेलिकोसिब, एक सेलिकोसिब है और एक ये अपना एसिटोमिनोफिल है, पैनाडोल है। दो के मुझे पता है, बाकी मजीद का आइडिया नहीं है। तो ये देखो, ये सेलिकोक्सिब एक में उसने आंसर कर दिया, एक में पैनाडोल आंसर कर दिया। H2 ब्लॉकर ट्रीटमेंट नॉट इफेक्टिव इन जेडी सिंड्रोम। जेडी सिंड्रोम में ये होता है कि अब आपको पता है गैस्ट्रिन आई जा रहा है, अल्सर्स बनी जा रहे हैं, तो ना ये पीपीआई को रिस्पॉन्ड करते हैं, ना ये H2 ब्लॉकर्स को, सिमेटिडिन वगैरह को, ना उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ, ये कुछ है ना, आई गेस सोमैटोस्टेटिन वगैरह या ऑक्ट्रीटाइड, उनमें से कोई ना इस पे कुछ इसका रिस्पॉन्स है। देखिए, इनमें से किसी का। अच्छा, एस्पिरिन एक नॉन सिलेक्टिव एनसेड है, ये हम लोग नहीं देते पेप्टिक अल्सर में। ड्यूडेनल अल्सर आया, ड्यूडेनल अल्सर में ना मोस्ट कॉमन साइट होती है पोस्टीरियर वाल पे, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ पोस्टीरियर वाल। अब जो जो फर्स्ट पार्ट है ना ड्यूडेनम का, उसकी पोस्टीरियर वाल पे क्या होता है कि वहां होती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अच्छा, ये थोड़ा सा समझने वाला है, एक मिनट देखें। होता ये है कि जैसी डायफ्राम के नीचे से निकलती है एओर्टा, तो वहां आके ना ये 3 मेजर ब्रांचेस देती है। एक सीलियक ट्रंक,
सुपीरियर मेजेंटेरिक और इंफीरियर मेजेंटेरिक। जो सुपीरियर मेजेंटेरिक है ना, ये अपर वाले तमाम ऑर्गन्स को सप्लाई करेगी। सॉरी, जो सीलियक है, अपर वाले जो लीवर है, ये गाल ब्लैडर पर है, पैंक्रियाज पर है, स्प्लीन पड़ी है, स्टमक पर है, कहाँ तक सप्लाई करेगी? ड्यूडेनम के ऑलमोस्ट फर्स्ट पार्ट तक। सुपीरियर मेजेंटेरिक जो दूसरी मेजर आर्टरी निकल रही है, वो सप्लाई करेगी ड्यूडेनम से लेकर ट्रांसवर्स कोलोन तक। और जो तीसरी है इंफीरियर मेजेंटेरिक, ये ट्रांसवर्स कोलोन के बाकी हिस्से से लेकर रेक्टम के अपर पार्ट तक। ये तो हम सबको पता है। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो सीलियक है ना, ये निकलते ही 3 मेजर ब्रांचेस देती है। सीलियक निकलते ही 3 मेजर ब्रांचेस देती है। कौन-कौन सी मेजर ब्रांचेस देती है? एक देती है अपने पास लेसर गैस्ट्रिक, सॉरी लेफ्ट गैस्ट्रिक, जो कि मैदे के लिए होती है। एक होती है जिगर के लिए मेनली, वो होती है कौन सी? कॉमन हिपैटिक। और एक होती है तिली के लिए, स्प्लीन के लिए मेनली, वो होती है स्प्लीनिक। तो 3 मेजर देती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक, स्प्लीनिक और कॉमन हिपैटिक। अब जो कॉमन हिपैटिक है, इसमें से एक ब्रांच निकलती है गैस्ट्रोड्यूडिनल। गैस्ट्रोड्यूडिनल ये मैदे को भी सप्लाई करती है, इसलिए गैस्ट्रो और ड्यूडिनम को भी सप्लाई करती है, तो ड्यूडिनल, ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट को। तो ये जो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी है ना, ये ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट के पीछे से गुजरती है। और जब भी ड्यूडिनम के अल्सर से ब्लीडिंग हो, मोस्ट कॉमन यही आर्टरी। ये सवाल बहुत दफा आएगा, इसलिए इसमें मैं थोड़ा टाइम लगाया। अच्छा, एक बात मजीद समझ लें। अब जो स्टमक है ना, स्टमक में हमने देखा कि जो कहाँ सबसे ज्यादा होता है अल्सर? लेसर कर्वेचर पे, एंट्रम पे। और यहाँ कौन सप्लाई कर रहा है? सीलियक की दूसरी ब्रांच, कौन सी? लेफ्ट गैस्ट्रिक। लेफ्ट गैस्ट्रिक यहाँ सप्लाई करेगी। अगर कहे कि लेफ्ट लेसर कर्वेचर पे या गैस्ट्रिक अल्सर था, वहां से ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो अब कौन सी आर्टरी इफेक्ट हुई है? अब वो है लेफ्ट गैस्ट्रिक। सही है। अच्छा, तीसरी बात जो होती है ना, स्टमक के पोस्टीरियर वाली, यहाँ पे इतनी ज्यादा मतलब इतना कॉमन नहीं है अल्सर, लेकिन अगर हो तो तो स्टमक होता है, स्टमक के पीछे है ना एक बरसा पड़ा होता है, एक स्पेस होती है खाली, एक उसे कहते हैं ओमेंटल बरसा, लेसर सैक भी कहते हैं। एक सवाल वो पूछते हैं कि अगर पोस्टीरियर वाल पे स्टमक की अल्सर हो, तो कंटेंट कहाँ जाएगा? तो कंटेंट कहाँ जाएगा? उस सैक में जाएगा ना, उस बरसा में जाएगा, तो लेसर सैक में जाएगा। एक और सवाल पूछते हैं कि अगर पोस्टीरियर वाल में अल्सर था और वहां से ब्लीडिंग हो रही है, तो कौन सी आर्टरी हुई? तो मैंने आपको बताया था कि सीलियक की एक तीसरी ब्रांच थी जो स्प्लीन को जाती थी, स्प्लीनिक आर्टरी, वो ना स्टमक के जो बरसा है उसके पीछे पड़ी है, पेनक्रियाज के ऊपर रेट्रोपेरिटोनियली। तो वो है स्प्लीनिक आर्टरी, तो वो इफेक्ट होगी। ये बात भी समझ याद रह जाएगी। अब 2 एमसीक्यूज रह जाएंगे, बाकी ऑलमोस्ट एक पेज हमने कवर कर लिया, वो हम देख लेते हैं। ड्यूडेनल अल्सर से ब्लीडिंग हो रही है, अच्छा, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। Duodenal ulcer, gastroduodenal artery. Severe hematemesis, duodenal ulcer, gastroduodenal artery. Proximal duodenal ulcer, gastroduodenal artery. Posterior part of first part of duodenal, gastroduodenal artery. Internal hemorrhage, posterior wall of first part, gastroduodenal artery. Duodenum, proximal posterior wall, gastroduodenal artery. First part of duodenum, gastroduodenal artery. Gastroduodenal artery branch of hepatic artery. That is a branch of celiac trunk. Posterior wall stomach की ulcer lying likely causing bleeding by damaging the splenic artery. ठीक है। अच्छा, फंडस ऑफ स्टमक से अगर ब्लीडिंग हो रही है, अब क्या होगा? जो ये स्प्लीनिक आर्टरी है ना, ये जाती है, जाके स्प्लीन को सप्लाई करती है, स्टमक के पीछे से होती हुई जाती है, स्प्लीन को सप्लाई करती है। लेकिन स्प्लीन को सप्लाई करने से पहले ये क्या करती है? ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज देती है, जो कि फंडस ऑफ द स्टमक को सप्लाई करेगा। तो अक्सर हम लोग ऑपरेशन करते हैं, जब स्प्लीनेक्टोमी करते हैं ना, तो ये जो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज है हमसे डैमेज हो जाती है। एज अ रिजल्ट ये आगे जब आप हम लोग पढ़ेंगे ना एनाटॉमी, उसमें हम देखेंगे कि वो कहेगा स्प्लीनेक्टोमी के बाद है ना, स्टमक का कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है? वो होता है फंडस, क्योंकि उसकी सप्लाई हम लोग काट देते हैं, इन शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स को हम काट देते हैं, आर्टरीज को। तो फंडस पे हो रही है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। मोस्ट कॉमन साइट है ड्यूडेनल बल्ब फर्स्ट पार्ट। गैस्ट्रिक अल्सर से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी में से होगी, क्योंकि लेसर कर्वेचर में सबसे ज्यादा कॉमन है। ये अलग सवाल है। ये आया सीएलडी में से, आया कि सीएलडी का पेशेंट है, उसमें उल्टियां आ रही हैं। अब इसको ना इसोफेजियल वेरिसिस की वजह से आ रही हैं, और इसमें जो पोर्टोसिस्टेमिक शंट होता है वो इफेक्ट हो रहा है। उस शंट में ना दो वेन्स इन्वॉल्व हो रही है, होती है, नीचे से लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और ऊपर से इसोफेजियल वेन्स। तो यहाँ यहाँ जो है अपना प्रेशर डेवलप होने की वजह से एसोफेजियल वेरिसेस बनती हैं, और तो इसका जवाब है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन।
हेमरेज या प्रोफेशन है, लेसर कर्वेचर पे आर्टरी कौन सी आ गई, लेफ्ट गैस्ट्रिक आ गई। पोस्टीरियर वाल पे परफोरेटिंग अल्सर है, कहाँ जाएगा सारा कंटेंट, लेसर सैक में। परफोरेटिंग अल्सर है, स्टमक में लेसर सैक में जाएगा। ड्यूडेनम अल्सर कब सबसे कॉमन उसके बल्ब में है। गैस्ट्रिक अल्सर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इफेक्ट करते हैं। एंटीरियर वाल, अच्छा अब ड्यूडेनम के अगर एंटीरियर वाल में, ड्यूडेनम के अगर एंटीरियर वाल में होगा, अब ये इसका कंटेंट कहाँ जाएगा, वहाँ कोई आर्टरी तो होती नहीं, तो ब्लीडिंग का इतना रिस्क नहीं है, लेकिन जाएगा कहाँ, ये जाएगा सब फ्रेनिक में, राइट सब फ्रेनिक रिसेस में। जी एक होती है डायफ्राम है, नीचे जिगर पर है राइट साइड में ना, तो डायफ्राम के नीचे होगी सब फ्रेनिक रिसेस, लीवर के नीचे होगी सब हिपैटिक रिसेस। सब हिपैटिक रिसेस जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब लेटे होते हैं ना, तो सबसे डिपेंडेंट पार्ट होता है सब हिपैटिक रिसेस। इसको मोरिसंस पाउच भी कहते हैं, इसको इसको हिपैटोरीनल रिसेस भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जवाब है वो है सब फ्रेनिक, राइट सब फ्रेनिक स्पेस। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो इसमें और मोरिसन पाउच में ना बड़ा इजी अच्छा कनेक्शन होता है, तो जो चीज़ यहाँ कलेक्ट होगी वो बाद में वहाँ भी जा सकती है। इसीलिए जब हम गाल ब्लैडर निकालते हैं, तो उसके बाद हम दो जगह पे ड्रेन डालते हैं, एक डालते हैं मोरिसन पाउच में सब हिपैटिक रिसेस में, क्योंकि सुपाइन पोजीशन में मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट वो है, और जब बैठे हुए हम लोग डालते हैं पेल्विक में, क्योंकि बैठे हुए पेल्विक मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है। याद रह जाएगी ये बात, राइट सब फ्रेनिक स्पेस में जाएगा, राइट सब फ्रेनिक स्पेस में जाएगा, राइट पोस्टीरियर सब फ्रेनिक स्पेस में जाएगा। एक पेप्टिक अल्सर है, तो दर्द कहाँ जाएगा, एपिगैस्ट्रिक में। अच्छा ये बात देख लें, बड़ी आसान चीज़ है वैसे। होता ये है कि जो जो आर्टरीज जा रही है ना हमारी, जो जो आर्टरीज जा रही हैं, मेजर आर्टरी सप्लाई कर रही हैं अपने अपने गट के हिस्से को, जिस तरह की हमने देखा कि जो सीलियक है वो ड्यूडेनम तक कर रही है, सुपीरियर मेसेंटेरिक है वो ट्रांसवर्स तक कर रही है, इंफीरियर मेसेंटेरिक है वो रेक्टम तक कर रही है, तो इन्हीं के ऊपर है ना सिंपैथेटिक प्लेक्सिस पड़े होते हैं कुछ। अब सिंपैथेटिक प्लेक्सिस वो कहाँ से आते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये आप जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ोगे एनाटॉमी, जब आप एब्डोमिनल पेरिस पढ़ोगे तो वहाँ लाजमी काम आएगा। अब हमारे पास होती है वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम के ना साइडों पे एक ना तस्वीर होती है दोनों तरफ, ये होती है सिंपैथेटिक गैंग्लिया। इन सब सिंपैथेटिक गैंग्लिया में से निकलती हैं कुछ नर्व्स, और आगे ना प्लेक्सिस बनाती है, जो है सीलियक ट्रंक, इस पे बनेगा ग्रेटर सप्लैंक्निक प्लेक्सिस, जो है सुपीरियर मेसेंटेरिक, इस पे बनेगा लेसर सप्लैंक्निक प्लेक्सिस, और जो है इंफीरियर उस पे बनेगा लीस्ट सप्लैंक्निक प्लेक्सिस। सप्लैंक्निक का मतलब है विजरा, तो ये विजरा को सप्लाई करेगा, इसलिए सप्लैंक्निक का टर्म यूज होती है। अच्छा अब जहां जहां ये वेसल्स जाएंगी ना, वहीं वहीं उसी के साथ साथ ये सिंपैथेटिक नर्व्स जाएगी, ठीक है। तो कोई पूछ ले कि सिंपैथेटिक सप्लाई क्या है स्टमक की, तो क्या है, सीलियक प्लेक्स, जो सीलियक के साथ है, कौन सा, ग्रेटर सप्लैंक्निक प्लेक्सिस। कोई पूछ ले कि गॉल ब्लैडर की क्या है, ग्रेटर सप्लैंक्निक प्लेक्सिस। कोई पूछ ले अपेंडिक्स की क्या है, अपेंडिक्स को सप्लाई करिए सुपीरियर मेसेंटेरिक, वहां पर है लेसर सप्लैंक्निक, लेसर सप्लैंक्निक। एक बात तो ये समझ आई कि सिंपैथेटिक सप्लाई कैसे आ रही है। दूसरी बात ये आती है कि जो जो पेन फाइबर्स है ना, जो इन एरियाज में से पेन उठाएंगे, वो भी इन्हीं नर्व्स के साथ साथ वापस आएंगे। जो सेंसरी एफरेंट्स होंगे ना इन विजराज के, विजरल सेंसरी एफरेंट्स, सॉरी सेंसरी विजरल एफरेंट्स, वो इन्हीं के साथ साथ आएंगे, ठीक है। और इस वजह से और वो अपने खास डर्माटोम के साथ रिलेटेड है। तो जो भी हिस्सा जिसमें जो सीलियक जो सीलियक ट्रंक की सप्लाई है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी हिस्सा इफेक्ट होगा, तो उसका दर्द जो है वो इसी वेसल्स के साथ वाली नर्व्स से होता हुआ आएगा, और एपिगैस्ट्रियम में आके वो डर्माटोम में उसका ना रेफरल पेन आएगा, सही है। गाल ब्लैडर में हो भला, भला जिगर में हो, हमने देखा है अक्सर लीवर का पेन यहाँ भी आ रहा होता है, अक्सर मैदे का पेन भी यहाँ आता है, अक्सर गाल ब्लैडर का पेन भी यहाँ आता है, तो ये इसी वजह से है, क्योंकि इन सब की सप्लाई वहीं से इकट्ठी होकर आ रही है। एक बात, अगर अगर होगा ना, अगर होगा कौन सा अपना सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के साथ कोई भी हिस्सा उसका इफेक्ट हो रहा होगा सप्लाई वाला, तो सबकी रेफर्ड पेन है ना अम्बिलिकस के पास आएगी। आप देख लो जो अपेंडिक्स है उसका पेन क्यों आता है इधर, अपेंडिक्स इधर, क्योंकि उसकी सप्लाई हो रही है इसके साथ,
सुपीरियर मेसेंटेरिक के साथ, और वो सारे इकट्ठे होके ना इसी तरह वो अपना जो है मैकल डायवर्टिकुलम उसका भी इस तरह ही प्रेजेंट करेगा। बाद में वो चला जाता है अपनी जगह वो पेरिटोनाइटिस की वजह से, लेकिन उसका रेफर्ड पेन अम्बलाइकस पे ही आता है। ये बात याद रह जाएगी। तो अच्छा, असल में ये अभी सारे सवाल इसी से आएंगे। गैस्ट्रिक अल्सर का कहाँ आएगा? एपिगैस्ट्रियम में आएगा। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर का कहाँ आएगा? एपिगैस्ट्रियम में आएगा। विजुअल पेन किसके साथ आएंगी? ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व के साथ, सीले के साथ जो रन करी होती है। ड्यूडेनल अल्सर का पेन है गैस्ट्रिक ग्रेटर सबक्लैंक्निक नर्व। ड्यूडेनल अल्सर का पेन अगर अल्सर फर्स्ट पार्ट तक है, आगे पेन चला गया ना तो इसको वो चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा, इसकी सप्लाई सुपीरियर मेसेंटेरी के पास और लेसर सबक्लैंक्निक नर्व के पास चली जाएगी। पेप्टिक अल्सर ग्रेटर सबक्लैंक्निक के साथ। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन है और गैस्ट्रिक अल्सर है तो ग्रेटर सबक्लैंक्निक नर्व्स के साथ, प्लेक्सिस के साथ। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन है ग्रेटर सबक्लैंक्निक के साथ। पेरिटोनियल इरिटेशन बाय गैस्ट्रिक कंटेंट्स, जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं वो जो लेसर सैक में जाएंगे तो लेसर सैक की सप्लाई भी यही है, ग्रेटर सबक्लैंक्निक ही है। जेडी सिंड्रोम में पेप्टिक अल्सर बनते हैं। अल्कोहलिक है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो गया, अल्कोहल एब्सटिनेंस करवाओ इसको। हम या देखा जाए ना तो देखो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस दो तरह का होता है, एक टाइप ए टाइप बी। टाइप ए ऑटो इम्यून, टाइप बी जो होता है उसमें ना ये एच पाइलोरी। अब ये जो बातें आपको लग रही होंगी एक्स्ट्रा, लेकिन ये काम आएंगी आपके, ये सारे एमसीक्यू पॉइंट्स हैं तो परेशान ना हो। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस दो तरह का होता है, टाइप ए टाइप बी। टाइप ए में ऑटो इम्यून्स होती हैं जिसमें पर्निशियस एनीमिया होता है। टाइप बी जो होती है इसमें अपने पास एच पाइलोरी या एनसेड्स का ज़्यादा इस्तेमाल उसकी वजह से होता है, अल्कोहल की वजह से नहीं होता। अब ये एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है, मुझे तो वैसे लग रहा था कि यार ये ऑटो इम्यून है। एक बंदे को हाइपोथायरॉयडिज्म भी है तो वो भी ऑटो इम्यून डिजीज है, जिस तरह के हाशिमोटोस हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइडाइटिस। तो अब दो ऑटो इम्यून डिजीज इकट्ठे हो सकती हैं, लेकिन खैर उसने बस यही कहा है। अब साथ में नंबरनेस भी हो रही है उसको, ये मे भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। खैर व्हाट्सोएवर द काज, अब उसने बस यही कहा है कि उसने एक अल्कोहल पी रहा था, तो मे भी जो आगे ऑप्शन हो वो बिल्कुल ही ना बनती हो, तो इसलिए अल्कोहल आंसर है। ठीक है, क्योंकि अगर वो हमें कहता ना कि आंसर्स ले रहा है तो हम उसके आंसर्स छुड़वाते हैं। अगर वो हमें कहता कि उसको मतलब पेप्टिक अल्सर का एच पाइलोरी के मतलब रिलेटेड कुछ होता ना ऑप्शंस में, तो हम उसकी तरफ जाते, तो मे बी वो नहीं होगा, तो इसलिए अल्कोहलिक। या फिर मे बी ये ऑटो इम्यून है तो इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, मेरा ख्याल है शायद ये वजह बन रही है कि है ही ऑटो इम्यून, तो इसमें अब अल्कोहल ही एक है जो चीज़ मजीद वर्स करेगी, वरना तो कुछ बचा नहीं। तो एटलीस्ट हम इसको तो रोकें। अच्छा, ये बात भी है। अब ये जो ये चीज़ें ना बहुत ईज़ी हैं। अब जिस तरह इनकी सप्लाई है ना, वहीं-वहीं से ये लिम्फ उठाएँगे। सीलियक ट्रंक की जहाँ-जहाँ सप्लाई है ना, सीलियक ट्रंक के ऊपर पड़े होते हैं सीलियक लिम्फ नोड्स, वो ड्रेन करेगा अपनी सारी सप्लाई वाले एरियाज़ को। सुपीरियर मेसेंटेरिक में पड़े होंगे, सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स वो उनको करेगा। इंफीरियर वाले में पड़े होंगे। अगर अपेंडिक्स में कहूँ कि इन्फ्लेमेशन है तो कौन से लिम्फ नोड्स एनलार्ज होंगे, तो वो सुपीरियर मेसेंटेरिक होंगे। अगर आपको कह दूं कि गॉल ब्लैडर का है कैंसर, आपको कह दूं पेनक्रियाज का कैंसर है, स्टमक का कैंसर है, ड्यूड्रम के अपर पार्ट का कैंसर है, स्प्लीन का कोई मसला है, तो कहाँ जाएंगे? वो सीलियक में जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात है बिल्कुल। ये डायबिटीज के मतलब सवाल आ गया, डायबिटिक पेशेंट है उसमें एंजियोपैथी भी होती है, न्यूरोपैथी भी होती है, पता है हमें। एच पाइलोरी के मतलब सवाल आ गए। तो जनाब मोस्ट लाइकली जो है वो कौन सा, कब, कौन कार्सिनोमा में कन्वर्ट कराता है? जो एच पाइलोरी होते हैं ना उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होते हैं। एच पाइलोरी गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, एच पाइलोरी गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, एच पाइलोरी गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, कार्सिनोजेनिक बैक्टीरिया, एच पाइलोरी है, बंदा आ गया 5 सालों से आंसर्स ले रहा है, गैस्ट्रिक लिम्फोमा बन गया, एच पाइलोरी करवाते हैं, मार्ट लिम्फोमा करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? ये इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, वहाँ लिम्फोसाइट्स आते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, बाद में वो लिम्फोमा बन जाते हैं। गैस्ट्रिक लिम्फोमा एच पाइलोरी करवाते हैं, गैस्ट्रिक लिम्फोमा एच पाइलोरी करवाते हैं। गैस्ट्राइटिस है, अल्सर है, एच पाइलोरी करवाते हैं। गैस्ट्रिक अपसेट है, बायोप्सी की लिम्फोसाइट्स मिले, न्यूट्रोफिल्स मिले, प्लाज्मा सेल्स मिले, मतलब इन्फ्लेमेशन चल रही है, और गैस्ट्रिक्स में है तो गैस्ट्राइटिस चल रहा है, एच पाइलोरी काज है। अच्छा, कौन सा टेस्ट है जो कंफर्म करवाते हैं रेडिकेशन ऑफ एच पाइलोरी? वो यूरिया ब्रेथ टेस्ट है। यूरिया ब्रेथ टेस्ट ना ये फास्ट नेगेटिव्स भी देते हैं कि हम लोग अगर पीपेज इस्तेमाल कर रहे होंगे ना और अभी एच पाइलोरी अंदर खड़ा है तो फिर भी नेगेटिव आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है। अगर आपने ये करवाना है तो तकरीबन 2 हफ्ते पहले आपको पीपीआई को स्टॉप करवाना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स को स्टॉप करवाना पड़ेगा,
फिर ये बताएगा। अगर इसकी बजाय ऑप्शन में होता ना हमारे पास टूल एंटीजन, तो वो बेस्ट टेस्ट, वो बेहतर टेस्ट था इसकी निस्बत, वो भी नॉन इन्वेसिव है। लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं था तो हम इसके साथ जाएंगे। 30 साल का बंदा, 3 साल से पेट में दर्द, लिम्फोसिटिक एरिथेमेटस इन्फिल्ट्रेट्स मिले हैं, नॉन एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस मिला है, एच पाइलोरी काज है। ठीक है, एच पाइलोरी नॉन स्पेसिफिक गैस्ट्राइटिस, एच पाइलोरी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। असल में जब ऑप्शन में एच पाइलोरी है ना तो बात खत्म है। एच पाइलोरी बी सेल लिम्फोमा, ठीक है, मार्च लिम्फोमा, बी सेल लिम्फोमा करवाते हैं। अच्छा, ये आ गया अपने पास। हाँ, ये बात भी थोड़ी सी समझने वाली है कि अगर हमारे पास अब ये होता है कि जो बाइल साल्ट्स हैं, ठीक है, वो गाल ब्लैडर से रिलीज होते हैं और वो ना फिर जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्ब होते हैं और एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं। मतलब सोडियम बाइल साल्ट्स को एक होता है, एक ट्रांसपोर्टर होता है, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है सोडियम बाइल एसिड को ट्रांसपोर्टर। ये टर्मिनल आइलियम में होता है। मकसद ये होता है कि जो बाइल है ये फायदेमंद है ना, बाइल साल्ट्स बाइल एसिड्स ये फायदेमंद है। इसका मकसद ये होता है कि ये ना दोबारा हम उसको क्या करेंगे, बल्कि आई गेस यहाँ खत्म करते हैं।